बेटा बोहर्स हाइपोथेसिस, एंगुलर मोमेंटम ऑफ orbit of electron in which it is stable and revolving is integral multiple of h upon 2 pi. ये है क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद दूसरा है the orbits in which electron does not radiate energy in spite of being revolving and accelerated, these orbits are called stable orbits. And when electron receives energy from any source and gets excited to higher state, stays there for 10 to the power minus 8 seconds and returns to the lower state, return journey के दौरान इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है एनर्जी, और वो एनर्जी फाइनल स्टेट की एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट की एनर्जी के बराबर का फोटोन होता है। ये तीन पॉस्टुलेट्स हैं जो अगर बोहर के पॉस्टुलेट्स आते हैं तो, और क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स nth ऑर्बिट, ये मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसमें आप एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन कंडीशन को लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो हैं इसके न्यूक्लियस में ZE और एक इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। इसके बाद इसमें फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करके और सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपको आर की ये वैल्यू आएगी, और इसमें इनकी वैल्यूज़ जो एक्चुअल हैं वो रख देंगे तो वो 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। और इस तरीके से nth ऑर्बिट की जो रेडियस है वो n स्क्वायर अपॉन z, n होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट, z होगा जो उसका एटॉमिक नंबर है, और ये है हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की रेडियस। तो ये आपको nth ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला मिल जाएगा। जल्दी में मैंने बता दिया है, हो सकता है आपके काम आ जाए। इसके बाद अगर आपने टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट उसका डेरिवेशन किया है तो ये अच्छा है। यहाँ बस इतना ध्यान कर लो कि टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की डबल होती है मैग्नीट्यूड में। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होती है। v का फॉर्मूला हम सीधे सीधे यहाँ से उठा लेते हैं और v² की जगह रख कर जब इसे सॉल्व करते हैं तो जो nth ऑर्बिट की रेडियस, nth ऑर्बिट का एनर्जी आता है वो ये आता है। ये है हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की एनर्जी, ये है जिस एलिमेंट का आप एनर्जी निकालना चाहते हैं उसका एटॉमिक नंबर, और ये है एनर्जी जिस ऑर्बिट की एनर्जी आप निकालना चाहते हैं उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बामर सीरीज या लाइमन सीरीज यानी हाइड्रोजन एटम की किसी सीरीज का वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करें, फॉर्मूला लिखो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है। 1 अपॉन लैम्डा इज एटॉमिक नंबर स्क्वायर रिडबर्ग कांस्टेंट अपॉन 1 अपॉन n इनिशियल स्क्वायर माइनस n 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर। अगर लाइमन सीरीज के लिए है तो n इनिशियल 1 हो जाएगा, अगर बामर सीरीज के लिए है तो n इनिशियल 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। बेटा ये है बोहर्स हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल डायग्राम। n इक्वल टू 1 का एनर्जी लेवल डायग्राम है 13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, n इक्वल टू 2 का है 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर। ये वैल्यूज अगर ना याद रहें तो इस तरीके से समझो कि nth ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल होता है वो आता है z² अपॉन n स्क्वायर 13.6 विद माइनस साइन। माइनस साइन की इंपॉर्टेंस है कि ये अट्रैक्शन फोर्स से बंधी हुए सिस्टम की बात कर रहा है। तो अगर हाइड्रोजन है तो Z1 हो जाता है, और तब सिर्फ आपको फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के हिसाब से n की वैल्यूज रखनी है। जैसे यहाँ पर 13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर, 13.6 अपॉन 3 स्क्वायर, 13.6 अपॉन 4 स्क्वायर, 13.6 अपॉन 5 स्क्वायर। तो ये है एनर्जी लेवल डायग्राम के n और कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यूज। इसके बाद अगर वो कहते हैं कि लाइमन सीरीज का एमिशन स्पेक्ट्रम बताओ, तो बहुत सिंपल है। n इक्वल टू 1 पे किसी भी हायर स्टेट से आप ट्रांजिशन दिखा दीजिए थ्रू दीज एरो। ये एमिशन होगा जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में नीचे आएगा। और अगर आपसे कहें कि लाइमन सीरीज का एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाओ, तो आपको यहाँ से n इक्वल टू 1 से किसी भी हायर लेवल में इस तरीके से ट्रांजिशन दिखा देना है। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर इससे ट्रांजिशन होना है थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल से, तो ये सीधे भी जा सकता है और इलेक्ट्रॉन पहले 3 तक आएगा और फिर 3 से 2 जा सकता है, या पहले 4 से 3 आया, 3 से 2 आया और फिर 2 से 1 गया। तो अगर सिर्फ आप यही 4 लेवल्स लें तो यहाँ पर कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में किसी भी हायर लेवल पे जाएंगे पर लोअर लेवल से ही जाएंगे, हमेशा n इक्वल टू 1 से जाएंगे। अगर लाइमन सीरीज का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है तो सिर्फ 3 लाइन्स ही मिलेंगी। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ लाइंस कम होती हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम में ज़्यादा होती हैं। इसी तरह से बामर सीरीज का कहें
तो आप किसी भी हायर लेवल से n इक्वल टू 2 के लिए ट्रांजिशन दिखा दीजिए और इस तरीके से सारे ट्रांजिशंस खोज के दिखाइएगा। जैसे यहाँ से मैंने एक लिया, फिर एक यहाँ से और यहाँ, फिर एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और एक और बनता है जो मैंने नहीं देखा, एक यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। तो टोटल 6 बनते हैं एमिशन में और 3 बनते हैं एब्जॉर्प्शन में। अगर हम कितने लेवल्स ले रहे हैं, 1 2 3 4। तो एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का डायग्राम अगर बनाने को आता है तो ऐसे बनाना है। अच्छा, बोहर हाइड्रोजन एटम के न्यूमेरिकल में शॉर्टकट ध्यान रखना बेटा। लेमडा अगर एमस्ट्रॉन्ग में निकल रहा है तो किस एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा ये पता करने के लिए 12400 डिवाइडेड बाई एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स जिसमें ट्रांजिशन हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, और तब आपको लेमडा की वैल्यू एंगस्ट्रॉन्ग में मिलेगी, एमस्ट्रॉन्ग में मिलेगी। जैसे यहाँ पर पूछा है कि सबसे लंबी वेवलेंथ बामर सीरीज में कब निकलेगी, तो बामर सीरीज में वेवलेंथ n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 के ट्रांजिशन में निकलती है। अब सबसे लंबी वेवलेंथ तब निकलेगी जब एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम होगा। तो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 में गया इलेक्ट्रॉन और वहां से वापस आया, तो सबसे कम एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा और सबसे कम एनर्जी का फोटोन रेडिएट होगा। तो आपको 12400 को डिवाइड करना है n इक्वल टू 3 के एनर्जी लेवल में से n इक्वल टू 2 के एनर्जी लेवल को माइनस करके। पर ध्यान ये रखना है कि जो एनर्जीज होती हैं वो निगेटिव होती हैं। तो n इक्वल टू 2 का एनर्जी लेवल है ये और n इक्वल टू 3 का एनर्जी लेवल है ये, और आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन।